प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नाटक के तत्वों पर बात करेंगे। काव्येषु नाटकम रम्यम अर्थात काव्य के भेदों में नाटक को रमणीय माना गया है। काव्य के दो भेद माने जाते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। जिसको देख करके आनंद लिया जाता है, रसास्वादन किया जाता है, वो दृश्य काव्य है। और जिसको सुन करके पढ़ करके आनंद लिया जाता है, रसास्वादन किया जाता है, वो सर्वे काव्य है। नाटक का रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, इसलिए नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति पर अपन बात करें तो नाटक शब्द नट धातु से व्युत्पन्न हुआ है। नट धातु में घय प्रत्यय की संयोग से नाच बनता है, जिसका अर्थ है नाचना, नृत्य करना, नकल करना या स्वांग करना। शब्दकोश में नाटक को परिभाषित किया गया है कि नाटक वह साहित्यिक रचना है जिसमें कथा वस्तु यानी कथा, चरित्र, क्रिया, व्यापार और संवाद योजना की ऐसी संरचना हो कि उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक को परिभाषित करते हुए लिखा कि लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम। लोक वृत्त का अनुकरण ही नाटक है, अर्थात लोक व्यवहार का अनुकरण, लोक व्यवहार की नकल, लोक व्यवहार का अभिनय ही नाटक। धनंजय ने नाटक को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अवस्थानुकृति नाट्यम रूप दृश्य तो योच्यते। किसी की स्थिति विशेष का अनुकरण, किसी की स्थिति विशेष की नकल, वो नाटक कहलाता है। और अभिनव भरत ने भी नाटक को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथा के आधार पर नाटककार द्वारा रचित रचना के अनुसार नाट्य प्रयोक्ता द्वारा प्रशिक्षित नट जब रंगमंच पर संगीत तथा अभिनय आदि के द्वारा रस उत्पन्न करके दर्शकों का मनोविनोद करते हुए उपदेश या मानसिक शांति प्रदान करते हैं, तब इस क्रिया को नाटक या रूपक कहते हैं। तो नाटक की इस परिभाषा में अपन देखें, मुख्य बात तो ये है कि इसका रंगमंच पर अभिनय किया जाता है और ये मूल पात्र का अनुकरण होता है। मूल पात्र के चरित्र, कार्य, व्यापार का की नकल है। डॉक्टर माधव सोनटके ने नाटक को परिभाषित करते हुए लिखा है कि साहित्य की जिस विधा में अभिनेता मूल पात्र का अपने ऊपर आरोप कर उसी प्रकार आचरण करते हैं जिस प्रकार उन ऐतिहासिक या पौराणिक या समसामयिक मूल पात्रों ने किया है। अर्थात अभिनेता के द्वारा रंगमंच पर मूल पात्रों के कार्य, व्यापारों का अनुकरण किया जाता है और साहित्य की ये जो विधा है वो नाटक कहलाती है। अब हम नाटक के तत्वों पर बात करें तो नाटक के तत्वों पर विचार करते हुए भारतीय आचार्यों ने, भारतीय काव्य शास्त्रज्ञों ने नाटक के 4 तत्व माने हैं: वस्तु, नेता, रस और अभिनय। वस्तु से आशय कथा वस्तु, कथानक से है। नेता से आशय नायक से है, पात्रों से है। रस जो साहित्य के नवरस माने गए हैं, और अभिनय। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आचार्यों ने नाटक के 6 तत्व माने हैं: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। हम इनमें से सभी तत्वों पर अब एक एक करके बात करते हैं। कथा वस्तु। कथा वस्तु को कथानक भी कहते हैं और कथानक या कथा वस्तु नाटक की मूल कथा को कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति के या किसी समय के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों का संयोजन किया जाता है। तो नाटक में प्रस्तुत घटना चक्रों का संयोजन ही
नाटक की कथा वस्तु या कथानक कहलाता है। नाटक की कथा वस्तु को दो भेदों में बांटा गया है, आधिकारिक और प्रासंगिक। आधिकारिक कथा वस्तु नाटक की मुख्य कथा होती है और जिसका संबंध नाटक का जो फल भोगता है, फल भोगता से अधिकारी नाटक का जो नायक है, जो नेता है, उससे होता है। दूसरी है प्रासंगिक कथा। प्रासंगिक कथा मुख्य कथा की सहायक कथा होती है। ये गौण होती है और इसका कार्य मुख्य कथा का विकास करना, उसके सौंदर्य वर्धन में सहायता पहुंचाना है। जिस तरह से अगर राम कथा पर कोई नाटक मंचित किया जाए तो राम की जो कथा है उसमें सुग्रीव, इनकी जो कथाएं वो प्रासंगिक कथाएं, सुग्रीव बाली की कथा, बाली की कथा, सुग्रीव और बाली की कथा प्रासंगिक कथाएं, क्योंकि वो मुख्य कथा की सहायक कथाएं। परंतु नाटक की मुख्य कथा राम के जीवन से जुड़ी हुई है। स्रोत की दृष्टि से भी कथा वस्तु के तीन भेद हैं, प्रख्यातकार, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। ऐसी कथा वस्तु जो इतिहास में, पुराण में या लोक परंपरा में प्रसिद्ध रही है, वो प्रख्यात कथा वस्तु कहलाती है। उत्पाद्य का अर्थ है जो उत्पन्न की गई है, अर्थात जो नाट्यकार की कल्पना की उपज होती है, वो उत्पाद्य कथा वस्तु कहलाती है। मिश्र का अर्थ है मिश्रित, जिसमें नाटककार इतिहास व कल्पना दोनों का ही मिश्रण करता है। रंगमंच या अभिनेता की बात करें तो रंगमंच की दृष्टि से भी कथा वस्तु के दो भेद किए जाते हैं, दृश्य और सूच्य। दृश्य कथा वस्तु का वह अंश जिसका रंगमंच पर अभिनय किया जाता है और जिसको दर्शकों द्वारा देखा जाता है, वो दृश्य है। और सूचे का अर्थ है सूचना देने योग्य, कथा वस्तु के जिस अंश की केवल सूचना की दी जाती है, रंगमंच पर उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है, उसे सूच्य कथा वस्तु कहा जाता है। नाटक के आरंभ से लेकर अंत तक, अर्थात नाटक के फल प्राप्ति के लिए होने वाले कार्य व्यापार की जो अवस्थाएं हैं, उनको कथा संगठन या कार्य अवस्था कहते हैं। प्रारंभ से लेकर फल प्राप्ति तक नाटक की कार्य व्यापारों की अलग अलग अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं को कार्य अवस्था या कथा संगठन कहा जाता है। और ये कार्य अवस्था या कथा संगठन जो है 5 मानी गई है, प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। प्रारंभ फल प्राप्ति के लिए जहां पर उत्सुकता जागृत होती है नायक में, वो प्रारंभ है। प्रयत्न में नायक फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उद्योग करता है। प्राप्त्य प्राप्त्याशा, प्राप्त्याशा का अर्थ है प्राप्ति की आशा। जब अनेक घातों और प्रतिघातों के बीच, अनेक आशंकाओं और बाधाओं के बीच फल प्राप्ति की किंचित आशा बंधती है, किंचित आशा जागृत होती है, किंचित आशा दृष्टिगत होती है, तो वो प्राप्ति आशा अवस्था कहलाती है। और नियताप्ति का अर्थ जिस अवस्था में फल प्राप्ति का निश्चय हो जाता है, वो नियताप्ति की अवस्था है। फलागम, जब नायक को फल की प्राप्ति हो जाती है तो वो फलागम की अवस्था कहलाती है। कथा वस्तु का वह अंश जो उसे फल प्राप्ति या उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है, उसे अर्थ प्रकृति कहा जाता है। और 5 कार्य अवस्थाओं के समान अर्थ प्रकृतियां भी 5 है, जिन्हें बीज, बिंदु, पताका, परकरी और कार्य कहा जाता है। बीज कथा वस्तु
का वह अंश, कार्यफल की प्राप्ति का वह हेतु, जो आरंभ में अत्यंत सूक्ष्म होता है परंतु बाद में विस्तृत हो जाता है। जिस प्रकार से एक बीज अंकुरित होकर धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष में बदलता है, उसी प्रकार कथा वस्तु का जो अंश इस तरह से धीरे धीरे विस्तृत होता है और फल प्राप्ति का कारण बनता है, कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, वह बीज कहलाता है। बिंदु मुख्य कथा का बीज के द्वारा सूत्रपात हो जाने पर कथन वस्तु का जो अंश कथा को आगे बढ़ाता है बिंदु कहलाता है। जिस प्रकार से जल पर तेल की बूंद गिरने पर वो संपूर्ण जल पर फैल जाती है, उसी प्रकार कथा वस्तु में बिंदु का प्रसार होता है। पता का कार्य अर्थ प्रकृति वहां होती है जहां प्रासंगिक कथा आधिकारिक कथा के साथ बराबर चलती रहती है। जिस तरह से अगर अपन राम कथा की बात करें तो राम कथा में किष्किंधा के बाद सुग्रीव की कथा समानांतर रूप से चलती रहती है, तो वो पता का पर करी जो प्रासंगिक कथा मुख्य कथा के विकास में सहायता देकर के रुक जाती है, वो परकरी है। कार्य जिसकी सिद्धि के लिए समस्त प्रयास होते हैं, वो कार्य अर्थ प्रकृति है। और राम कथा में जैसे रावण का वध और सीता की प्राप्ति एक तरह से कार्य की अवस्था अर्थ प्रकृति है। पांचों कार्य अवस्थाओं और पांच अर्थ प्रकृतियों से पांच संधियों की सृष्टि होती है और ये पांच संधियां हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन। मुख जो संधि है उसमें प्रारंभ कार्य अवस्था और बीज अर्थ प्रकृति का संयोग होता है। प्रतिमुख संधि में प्रयत्न कार्य अवस्था और बिंदु अर्थ प्रकृति का संयोग। गर्भ में प्राप्ति आशा जो है कार्य अवस्था और पता का अर्थ प्रकृति का संयोग। विमर्श में नियताप्ति कार्य अवस्था और प्रकृति जो अर्थ प्रकृति है उसका संयोग होता है। और निर्वहन में प्लागम कार्य अवस्था और कार्य अर्थ प्रकृति का संयोग होता है। दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटक में जो घटना चक्र है, तो नाटक में जिन घटनाओं का वर्णन है उन घटनाओं का संबंध जिन व्यक्तियों से होता है उन्हें पात्र कहते हैं। और पात्रों के चरित्र के अच्छे और बुरे पक्षों का उद्घाटन करना वो चरित्र चित्रण कहलाता है। नाटक की आधिकारिक या मुख्य कथा का संबंध जिस पात्र से होता है उसे नायक कहा जाता है, जिसे भारतीय आचार्यों ने नेता कहा है। नायक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाता हो उसे अंत की ओर ले जाता है, वास्तव में वही कथा का संवाहक होता है। भारतीय आचार्यों ने नायक की कल्पना एक आदर्श रूप में की है और भारतीय काव्य शास्त्रज्ञों के अनुसार नायक विनीत, मधुर भाषी, त्यागी, चतुर, कुलीन, स्थिरचित, बुद्धिमान, शूरवीर, कला प्रेमी, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ, वाक्पटु, सुंदर, साहसी, आत्मविश्वासी आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। परंतु कोई भी व्यक्ति या नायक सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता और इस कारण नायक के चार भेद माने गए हैं। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। ये नायक के जो भेद है वो भारतीय आचार्यों के अनुसार है।
धीरोदात्त का अर्थ ये है कि जो जिसमें मिले हुए हैं धीर प्लस उदात्त, जिसका जो चरित्र है उदात्त है, जो धीर गंभीर है, स्थिर प्रज्ञ है, स्थिरचित है और क्षमाशील है, हर्ष शोक आदि से अप्रभावित रहने वाला है। धीर ललित, ललित जो कला प्रेमी होता है, प्रसन्न चित्त होता है, मृदुल स्वभावी होता है, वो धीर ललित नायक होता है। धीर प्रशांत नायक सामान्य गुणों से युक्त होता है और ये नायक क्षत्रियतर नायक होता है। क्षत्रियतर का अर्थ है कि क्षत्रिय से दूर अलग होता है, ये क्षत्रिय नायक नहीं होता। जैसे ब्राह्मण हो सकता है। धीरोदत्त जो नायक होता है वो उग्र, चपल, अहंकारी और आत्मसलागी यानी आत्म प्रशंसा करने वाला होता है। श्रृंगार की दृष्टि से भी नायक के चार भेद किए गए हैं। एक तो है अनुकूल। अनुकूल का अनुकूल नायक वो होता है जो केवल अपनी ही पत्नी पर अनुरक्त होता है, जो एक ही नायिका में अनुरक्त होता है। दक्षिण नायक वह होता है जो एक से अधिक पत्नियों से या एक से अधिक स्त्रियों से प्रेम करता है, किंतु अपनी जो प्रधान नायिका है, जो प्रधान महिषी है, उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखता है और उसका व्यवहार जो है सभी नायिकाओं के प्रति सरल भद्र होता है। सटनायक जो है वो अन्य नायिकाओं से प्रच्छन्न प्रेम करता है और धृष्ट नायक जो है प्रकट रूप से, सट तो प्रच्छन्न रूप से, प्रच्छन्न का अर्थ है छिपे हुए रूप से, और धृष्ट जो नायक है वो तो प्रकट रूप से ही दुराचारी और निर्लज होता है। नायक के सहायक को पीठ मर्द कहा जाता है और पीठ मर्द एक तरह से जो प्रासंगिक कथा है उसका नायक होता है, जैसे सुग्रीव पीठ मर्द। नायक प्रतिनायक के सहायक होते हैं चेट, वीट तथा विदूषक। प्रतिनायक को भारतीय काव्य शास्त्रज्ञों ने खलनायक के रूप में माना है और उसके चरित्र को दुर्गुणी दुर्गुणों से युक्त, बुरे आदतों वाला, वैष्णी, असत प्रवृत्तियों वाला, दुराचारी, लोभी, पापी माना है। नाटक की जो मुख्य स्त्री पात्र होती है उसको नायिका कहा जाता है और नायिका की कल्पना भी या नायिका की प्रतिष्ठा भी भारतीय आचार्यों ने आदर्श रूप में की है। नायिका रूपवती, गुणशीला, यौवन यौवन संपन्ना, माधुर्य शक्ति संपन्ना, प्रसन्न वदन, स्नेहपूर्ण, मधुर वचन बोलने वाली, क्षोभ रहित और लय ताल का ज्ञान रखने वाली रसिक होनी चाहिए। ये जो नायक नायिकाओं का वर्गीकरण है ये भारतीय काव्य शास्त्रज्ञों के अनुसार है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भारतीय नाट्य शास्त्र की भांति नायिका कोई सुनिश्चित स्वरूप नहीं होता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक को जीवन की व्याख्या माना जाता है, इस कारण उसके जो पात्र है, नायक है, वो साधारण हो सकते हैं और उनमें जो है मानवीय दुर्बलताएं हो सकती है। आजकल हिंदी नाटकों में भी पाश्चात्य प्रभाव स्वरूप पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो आदर्शवादी परंपरा से हट करके यथार्थवादी पद्धति पर किया जा रहा है, जिनपे पात्रों की मानवीय दुर्बलताओं का चित्रण किया जाता है, उनके आदर्श रूप की ही प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। पात्र व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत पात्र भी हो सकता है और प्रतिनिधि पात्र भी हो सकता है। प्रतिनिधि पात्र का अर्थ है ऐसा पात्र जो किसी वर्ग विशेष का या पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वो प्रतिनिधि पात्र। पात्र स्थिर प्रकृति के भी हो सकते हैं और गतिशील भी। स्थिर प्रकृति और गतिशील प्रकृति से आशय है कि
जिन पात्रों का चरित्र पूरी कथा के दौरान एक सा रहता है, जिनके चरित्र व्यवहार में बदलाव नहीं आता है, वो स्थिर प्रकृति के हैं। और जिनका चरित्र व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, वो गतिशील प्रकृति के होते हैं। नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण कहानी या उपन्यास की भांति विश्लेषणात्मक ढंग से प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि नाटक के पात्रों का चरित्र चित्रण परोक्ष या अभिनयात्मक ढंग से होता है। चरित्र चित्रण के लिए नाटककार पात्रों के संवादों का, पात्रों के कार्य व्यापारों का सहारा लेता है। किसी पात्र विशेष के संबंध में अन्य पात्रों के कथन से भी उस पात्र के चरित्र का उद्घाटन होता है। वेशभूषा आकृति के द्वारा बाह्य व्यक्तित्व का उद्घाटन होता है। नाटक के पात्र लेखक के हाथों की कठपुतली नहीं होने चाहिए, वे अपने सद असद वर्तियों से युक्त होने चाहिए। और पात्रों का चरित्र चित्रण उनके संस्कार, उनकी परिस्थितियों, प्रवृत्तियों के अनुसार स्वाभाविक, सजीव एवं मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। नाटक के अन्य तत्वों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।